ए टैक्सी ड्राइवर 2017 की एक सच्ची घटना पर आधारित एक साउथ कोरियन फिल्म है जो 1980 के ग्वांगजू विद्रोह के दौरान एक आम टैक्सी ड्राइवर की कहानी बताती है। इस फिल्म में लोकतंत्र के लिए लोगों की जंग और एक इंसान का फर्ज कैसे जागता है यह दिखाया गया है। चलिए इसकी कहानी को डिटेल में समझते हैं। यह किम है जो सियोल में अपनी टैक्सी चलाते हुए गाना गा रहा है, जो अपनी 11 साल की बेटी के साथ एक छोटे से घर में रहता है। एक साधारण कामकाजी वर्ग का व्यक्ति जो केवल अपनी बेटी की भलाई की परवाह है और वो राजनीतिक मुद्दों में दिलचस्पी नहीं रखता। किम घर पहुंचा जहां उसकी बेटी का मकान मालिक के बेटे के साथ झगड़ा हो गया था। उसने उसे झगड़े से दूर रहने को कहा और वे साथ में रात का खाना खाएं। हम जॉर्गन को देखते हैं जो जर्मनी से है, अपने कुछ दोस्तों से मिल रहा है और एक पत्रकार के रूप में जापान में अपने अनुभवों को शेयर कर रहा है। उसने साउथ कोरिया की स्थिति के बारे में सुना जहां सरकार ने मार्शल लॉ लागू किया हुआ था। विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया गया था और यूनिवर्सिटीज को बंद कर दिया गया था। उसे पता चला कि स्थिति पिछली रात से ही तनावपूर्ण थी। उस तरह का व्यक्ति जो केवल आरामदायक जगहों पर काम नहीं करता, वो विमान में चढ़ा और सियोल पहुंचा। एयरपोर्ट पर जॉर्गन ने झूठा बयान दिया कि वो एक चर्च के लिए काम कर रहा एक मिशनरी है ताकि वो अपनी असली पहचान को एक पत्रकार के रूप में छुपा सके। जो था किम डे जुंग को हिरासत में ले लिया गया था और किम योंग सम को नजरबंद कर दिया गया था। ग्वांगजू को बाहरी लोगों के लिए बंद कर दिया गया था। अखबार खाली पन्नों के साथ आ रहे थे और फोन लाइनें भी काट दी गई थी। कोई भी ठीक ठाक नहीं जानता कि वहाँ क्या हुआ। स्थिति गंभीर थी और यह सुनकर जॉर्गन ने सबसे पहले संकट की जांच करने का फैसला किया। रेस्टोरेंट में खाना खाते समय किम ने कंपनी कैब ड्राइवर को अपने कोलीग से ग्वांगजू की यात्रा के बारे में बात करते सुना जो 1 लाख वॉन के लिए बुक की गई थी। मौके को भांपते हुए उसने जॉर्गन को उठाया और ग्वांगजू के लिए रवाना हुआ। जब किम ग्वांगजू के करीब पहुंचा तो उसे एक बैरिकेड मिला। बस यकीन नहीं हुआ था कि वो आगे बढ़े या नहीं। इसी दौरान जॉर्गन ने अपना कैमरा निकाला और दृश्य को फिल्माने लगा। उन्हें सड़कों को बंद करने वाले सैनिकों का सामना करना पड़ा, लेकिन वह उन्हें मनाने में सफल रहे और ग्वांगजू में प्रवेश पा लिया। जॉर्गन खाली सड़कों को फिल्मा रहा था, तभी छात्रों से भरा एक ट्रक वहां से गुजरा और आगे आकर रुक गया। उसने अपना कैमरा उठाया और उनसे बातचीत करने गया। एक छात्र जिसका नाम जोसिक था, जो अंग्रेजी बोलता था, जॉर्गन से बातचीत में शामिल हुआ। जॉर्गन उनके ट्रक पर सवार हो गया जो अस्पताल की ओर जा रहा था और छात्रों को फिल्माने लगा, जबकि किम पास ही उसकी टैक्सी चला रहा था। अस्पताल में जॉर्गन ने घायल छात्रों की फुटेज ली। इसके बाद जॉर्गन और जेसिक ने किम की टैक्सी ली और अस्पताल छोड़कर उस जगह पर पहुंचे जहां लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। जॉर्गन, जेसिक और किम एक ऊंची इमारत पर पहुंचे जहां जॉर्गन की मुलाकात एक लोकल रिपोर्टर से हुई। इमारत से कि सैनिक छात्रों को बर्बरता से पीट रहे थे, यहाँ तक कि बुजुर्गों को भी नहीं बख्शा गया। उसने किम से नीचे जाकर फुटेज लेने का आग्रह किया। किम द्वारा बाहर के खतरों की चेतावनी देने के बाद भी जॉर्गन नीचे गया और फिल्माना जारी रखा। सड़क से उसने अराजकता को कैद किया जब सैनिकों ने नागरिकों को जबरन हटाना शुरू किया। भीड़ में कुछ सैनिक जो नागरिक कपड़ों में थे साधारण नागरिकों को पीट रहे थे। जब इंचार्ज ने जॉर्गन को फिल्माते देखा तो उसने अपने आदमियों से उसे पकड़ने का आदेश दिया। जॉर्गन और उसके दोनों साथी मुश्किल में अपनी जान बचा पाए। जब किम और जॉर्गन जेसिक को छोड़ने के बाद सियोल के लिए निकलने वाले थे, तभी उनकी टैक्सी खराब हो गई। एक लोकल टैक्सी ड्राइवर मैकेनिक ने इसे ठीक करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने उन्हें बताया कि इसमें कुछ घंटे लगेंगे। किम नाराज था क्योंकि उसने अपनी बेटी को अकेला छोड़ दिया था, जिससे जॉर्गन के साथ उसका तीव्र तर्क वितर्क हो गया। जब जॉर्गन ने मरम्मत के काम में तेजी लाने के लिए पैसे देने की पेशकश की। इस बीच एक सेना अधिकारी ने सैनिक से बात की, उसे निर्देश दिया कि वो जॉर्गन को पकड़ ले और स्थिति की खबर बाहर ना जाने दे। तीनों एक लोकल व्यक्ति के घर पर रुके जहां उन्होंने रात का खाना खाया और एक दूसरे को जानने का कुछ समय बिताया। इस बीच पास के एक प्रिंटिंग प्रेस में कुछ रिपोर्टर सरकार की अन्याय, हत्याओं और असमानता की कहानियां छापने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि स्थानीय अधिकारी हस्तक्षेप करते हुए छपाई को रोक दिया और पत्रकारों को गिरफ्तार कर लिया। उनकी खुशियां अचानक गोलियों की आवाज से टूट गई। इसके बाद उन्होंने देखा कि शहर की टीवी स्टेशन जल रहा था। उन्हें पता चला कि लोग वहां इकट्ठा हो रहे थे। जॉर्गन, किम और जेसिक वहां पहुंचे। वहां पहुंचने पर जॉर्गन ने टीवी स्टेशन और सेना के काफिलों को फिल्माना शुरू किया। तभी एक सैनिक जो नागरिक कपड़ों में था उसे देखकर उनकी ओर भागा। एक बार जेसिक को पकड़ लिया गया, लेकिन उसने जॉर्गन से कहा कि वो इस खबर को दुनिया तक पहुंचाए, यह कहते हुए कि उसे अपनी जान की परवाह नहीं है। इस बीच किम और जॉर्गन किसी तरह भागने में सफल रहे और अपने घर की ओर निकल गए। घर पर जब किम सो रहा था
उसने जॉर्गन से अपनी सऊदी अरब में काम करने के बारे में बात की। उसने बताया कि उसने अपनी सारी कमाई अपनी बीमार पत्नी पर खर्च कर दी थी, लेकिन अपनी कोशिशों के बावजूद वो उसे बचा नहीं सका। उसके अंतिम दिनों में उसने उसे टैक्सी खरीदने को कहा ताकि वह गुजारा कर सके। जब उसने बताया कि उसकी बेटी को अपनी माँ की कितनी याद आती है तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। जॉर्गन ने चुपचाप उसकी इमोशनल कहानी को सुनी। अगली सुबह किम ने जॉर्गन को पीछे छोड़कर सियोल के लिए निकलने का फैसला किया। रास्ते में उसने अपनी टैक्सी ठीक करवाई और एक रेस्टोरेंट में कुछ खाने के लिए रुक गया। वहाँ खाने के दौरान उसने सुना कि लोग ग्वांगजू की स्थिति के बारे में गलतफहमियां फैला रहे थे। ग्वांगजू से वापस लाने का फैसला करते हुए फिर वहां से निकल गया। किम ने जॉर्गन को एक अस्पताल में पाया जहां वो जोसिक की मौत में शोक में डूबा हुआ था। यह सुनकर किम भी दुखी हो गया। उसने जॉर्गन से आग्रह किया कि वो उन निर्दोष लोगों के शवों को फिल्माए जिन्हें बेवजह मारा गया था। जॉर्गन को सूचना मिली कि सेना नागरिकों पर गोली चला रही है और उसे इस हिंसा को फिल्माते रहना होगा। उसने किम से कहा कि उसे अकेले सियोल जाना चाहिए, लेकिन किम ने मना कर दिया। इसके बजाय उसने जॉर्गन से वादा किया कि वह खुद उसे सियोल ले जाएगा। यह स्थिति टैक्सी ड्राइवर और उसके यात्री के बीच एक विशेष बंधन को उजागर करता है। वह दोनों माता है। भावनाओं में डूबा किम रो पड़ता है। स्थिति तेजी से बिगड़ रही थी। वे ग्वांगजू से निकल रहे थे तो सेना ने उन्हें देखा तो उनका पीछा करना शुरू किया। किम ने एक शॉर्टकट लिया और मुख्य रोड पर पहुंचने में सफल रहा, लेकिन सैनिक उनका पीछा करते रहे। तभी कई टैक्सी ड्राइवर उनकी मदद के लिए आए, अपनी जान को खतरे में डालकर। सेना ने फायरिंग शुरू कर दी, जिससे कई टैक्सी ड्राइवर मारे गए। एक लंबे और तनावपूर्ण चेस के बाद किम और जॉर्गन आखिर सियोल पहुंच गए। सेना के अधिकारियों ने जॉर्गन का पीछा किया जब वो सियोल से जापान जाने के लिए रवाना हो रहा था। फिल्म रोल को छिपाने के लिए जॉर्गन ने इसे एक टिफिन बॉक्स के अंदर छिपा दिया। इस तरह इस जोखिम को जानते हुए कि सुबह की फ्लाइट के दौरान पकड़ा जा सकता है, लेकिन वो सुरक्षित रूप से वहां से निकलने में सफल हुआ। किम अपनी बेटी से मिला और जॉर्गन का डॉक्यूमेंट्री आखिर ब्रॉडकास्ट हुआ। हालांकि सरकार ने सच्चाई को स्वीकारने से इनकार कर दिया और ना तो मृतकों की सही संख्या का खुलासा किया और ना ही घायलों का। जॉर्गन द्वारा उसका पीछा नहीं किया जा सके। अंत में जॉर्गन पुरस्कार प्राप्त करने के लिए कोरिया लौटता है। अपने भाषण में वो किम के प्रति गहरी कृतज्ञता व्यक्त करता है, यह स्वीकार करते हुए कि किम के साहसी प्रयासों के बिना दुनिया को ग्वांगजू विद्रोह के बारे में नहीं पता होता। वो स्वीकारता है कि उसके शब्द उसकी प्रशंसा को पूरी तरह से व्यक्त नहीं कर सकते और शेयर करता है कि किम हमेशा उसके विचारों में रहेगा। वो किम को बहुत याद करता है और उम्मीद करता है कि एक दिन वे फिर से मिल सकेंगे। इसी बीच हम देखते हैं कि किम अपनी टैक्सी में बैठा है। जॉर्गन की तस्वीर वाले एक अखबार में चढ़ता है और किम उसे लेकर बर्फीले रात में निकल पड़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद।